हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर। और आप जानते हैं कि हमने जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस है उसको लेकर बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर इसको अप्रोच कैसे किया जाए। तो मेरा मानना है किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले हमें उसका ऑफिशियल सिलेबस और पैटर्न पता होना चाहिए। अगर पैटर्न पता होगा तो डेफिनेटली आप इजीली चीज़ों को हिट कर पाएंगे और डेफिनेटली क्रैक भी कर पाएंगे। तो हम सिलेबस की बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर बताया था कि ज्योग्राफी में अगर हम ऑप्शनल के रूप में चूज करते हैं तो ये सब्जेक्ट हमारे जीएस के कई सारे पार्ट्स को कवर करता है। उसके लिए जो इसका पहला पार्ट है उसमें आप देखेंगे तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने ज्योग्राफी के क्या क्या डायमेंशन है, कोर्स किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उस बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, फिर वो रिपीटेशन टाइप की हो जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि उस पार्ट में देखेंगे हमने ज्योग्राफी के सारे पार्ट को डिफाइन किया है। इसमें हम सिलेबस की बात करेंगे। जनरली एज ए एस्पिरेंट हम क्या करते हैं कि इसके सिलेबस को हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलते हैं, लेकिन अगर हम सही से इसको डील करें तो बहुत सारी बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं। जैसे देखिए, इसमें जो आप जीएस में ज्योग्राफी पढ़ते हो उसमें बहुत सारी बातें इनमें सिमिलर होंगी। और मैंने कई बार बोला है 70 से 80% सिलेबस जीएस और ऑप्शनल दोनों का सिमिलर होता है। इसमें कुछ बातें जो अलग होती हैं उनको हम फोकस कर लें तो ऑप्शनल बहुत आराम से तैयार हो जाता है। साथ में इन्वायरमेंट आपने देखा होगा, अगर आप प्रीलिम्स में जाते हैं तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को दोनों को ऐड कर लिया जाए तो कभी भी इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन 30 से कम नहीं आए हैं। इस बार तो आपने देखा होगा केवल ज्योग्राफी से ही 18 से 20 क्वेश्चन थे और इन्वायरमेंट से 12-13 क्वेश्चन। तो ये अच्छा खासा वेटेज देता है आपके प्रीलिम्स में। मेंस में जीएस 1, जीएस थर्ड पेपर में जिसमें इन्वायरमेंट भी आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, प्लस ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हम इसके टॉपिक देखेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी आप जो पढ़ते हो जीएस में वही जियोमॉर्फोलॉजी आप लोग की यहाँ पर है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कई सारे टॉपिक को इन्होंने अलग अलग डिफाइन कर रखा है। जैसे यहाँ देखेंगे एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स। अब आपको अगर याद हो तो आपने जीएस में एक पॉइंट पढ़ा होगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। मैं बताना चाह रहा हूं कि ज्योग्राफी को एज ए ऑप्शन इतना टफ नहीं मानना है। आपने जितना जीएस पढ़ रखा है वो एक काफी हेल्पफुल होगा आपको ऑप्शनल को समझने के लिए। यानी आप जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस पढ़ते हो वो कुछ नहीं है एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स से। अब देखो, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। आपने जब अर्थ का एवोल्यूशन पढ़ा होगा या सोलर सिस्टम का एवोल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें क्रस्ट के फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। कहोगे बिल्कुल सही। अब देखेंगे हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में, ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा होगा। इसमें डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स, क्रस्ट, मेंटल कोर, हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद है जियोसिंक्लाइंस। जियोसिंक्लाइंस में पूरे माउंटेन फॉर्मेशन की थ्योरी कही गई है। इसमें कोबर का सिद्धांत है तो इसके बारे में हम देखेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आइसोस्टेसी। अब देखो जीएस में ये पॉइंट निकला, आइसोस्टेसी आप जीएस में नहीं पढ़ते हो, ये ऑप्शनल का हो गया। तब ये पॉइंट आपके लिए अलग हो गया। देखिए मैं गोला बना रहा हूं जो आप नहीं पढ़ते हो। अब आइसोस्टेटी पढ़ लिया तो आपका जियोमॉर्फो में एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा छूट रहा था वो आपका कवर हो गया। प्लेट टेक्टोनिक हो गया। इसके बाद देखेंगे इसके द्वारा जो माउंटेन बिल्डिंग होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
वॉल्केनिटी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया। अब देखिए ये चीजें आप कहीं ना कहीं कहां पढ़ते हैं, जीएस में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल। अब इसमें आ जाएगा आपको पेंक और डेविस, जो आप जीएस में नहीं पढ़ते हो। इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी जीएस तो हम सभी पढ़ते हैं, एक तरह का कंपलसरी पेपर होता है, अगर हम वो पढ़ते हैं तो ऑप्शनल ज्योग्राफी के रूप में लेने के लिए हमको कितना बेनिफिशियल है। और ये पीटी से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू तक हेल्प करता है। जैसा कि मैंने बोला है कि आप कोई भी एक इंटरव्यू जाइए, आप देखिए इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इनसे जुड़े हुए कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनो आ रहा है, ये सारी बातें जो न्यूज़ में रहती हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये टॉपिक करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे जियोमॉर्फिक साइकिल, हम देखेंगे डिनोरेशन देखेंगे, यानी एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में देखेंगे, चैनल मार्फोलॉजी, इरोजन। देखो ये टॉपिक जो है क्या है, ये इतने टॉपिक क्या हैं, ये हम केवल ऑप्शनल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पे। अभी मैं पहले सिलेबस डिफाइन कर लूं, फिर बताऊंगा कैसे आपको अप्रोच करना है, ताकि हमें पता लगे हमारे पास एक्स्ट्रा बर्डन क्या है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पे। क्लाइमेटोलॉजी में आपने देखा होगा कि हम इसमें पढ़ते हैं टेम्परेचर एंड द प्रेशर बेल्ट, और प्रेशर बेल्ट आपने जीएस में हमेशा डिटेल में आप पढ़ते हैं। हीट बजट भी आप जीएस में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि बारिश नहीं होना, मौसम शांत, जैसे विंटर में। समर में क्या होता है, डिस्टरबेंस होती है। तो जो अनस्टेबल होता है, इनस्टेबिलिटी होती है, वो रेनफॉल को डिनोट करती है, और जो स्टेबिलिटी दिखाती है कूल काम वेदर को दिखाती है। ठीक है, विंड के बारे में हम पढ़ेंगे। विंड आप जीएस में ऑलरेडी पढ़ के आते हो। अब देखो यहां पर आप एयर मास और फ्रंट, ये भी आप पढ़ते हो। ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन, अब देखो यहां पर एक चीज है, कोपेन, थॉर्नवेट एंड ट्रिवाल्फा, इन दोनों का क्या है, वर्ल्ड क्लाइमेट का डिवीजन है, इसको हम पढ़ते हैं। ये आप जीएस में नहीं पढ़ते हैं, ये आप ऑप्शनली पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये आपने इकोलॉजी इन्वायरमेंट में डिटेल में पढ़ रखा होगा। क्लाइमेट चेंज, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट, आपने देखा होगा आजकल जो अर्बन सिटी हैं उनको हीट आइलैंड बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी द्वारा। तो ये इतने ज्यादा हीट कैसे हो जाते हैं, तो अर्बन जो बिल्डिंग प्लानिंग होती है उसमें कौन से मटेरियल लगाए जाते हैं, उसका क्या डिजाइन होना चाहिए, ये सारी बातें अप्लाइड हम उसमें पढ़ेंगे, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में। अब आते हैं हम ओशनोग्राफी में। ओशनोग्राफी में देखेंगे हम लोग जो ओशन रिलीफ हैं, चाहे वो अटलांटिक ओशन के हों, चाहे इंडियन ओशन के, चाहे पैसिफिक के, ये हम देखेंगे। ये हम जीएस में पढ़ते हैं, बस इसमें थोड़ा डिटेल बढ़ जाता है। वैसे देखा जाए तो इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जीएस का जो पेपर आ रहा है उसकी डेप्थ लेवल ऑलरेडी मैरियाना ट्रेंच को टच कर रहा है। तो हम आज की डेट में जीएस और ऑप्शनल में जो भी टॉपिक सिमिलर हैं, हम डेप्थ को लेकर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। आज से अगर 8 साल, 6 साल, 10 साल पहले आप पूछते तो जीएस के जो क्वेश्चन होते थे लाइटर मोड के होते थे और ऑप्शनल के काफी टफ हुआ करते थे। लेकिन आज क्या है, आज जीएस में ही इतनी डेप्थ जा चुकी है कि हम ये नहीं कह सकते कि जीएस में इतना आसान होगा या टफ होगा। अब आते हैं ओशन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ये भी आप पढ़ते हो जीएस में। हीट एंड द सॉल्ट बजट, देखो ये चीज आप ऑप्शनल में पढ़ोगे, क्योंकि जीएस में हम ये हीट बजट पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, लेकिन इसमें सॉल्ट बजट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ओशन डिपॉजिट,
ओशन में जो हमारे डिपॉजिट होते हैं, रिसोर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मड होते हैं, मड के टाइप होता है, रेड मड, ब्लू मड, ये सब पढ़ेंगे। वेव हो गया, ठीक है, करंट हो गया, टाइड्स हो गया, मरीन रिसोर्स, इसमें बायोटिक मिनरल। देखो इस समय इस पर हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, क्यों? इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशन पे हर कंट्री की नजर है कि वो चाहता है कि इस पे हम लोग इसके रिसोर्स को यूज करें, क्योंकि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में डेवलप कंट्रीज के आसपास थे, तो उन्होंने उस रिसोर्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। लेकिन इंडियन ओशन के आसपास जितनी कंट्रियां थी वो डेवलपिंग थी, तो इंडियन ओशन के रिसोर्स को भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है। इसलिए वर्ल्ड की जो मेजर कंट्री हैं उन पे इनका ध्यान है। कोरल रीफ पे हमेशा क्वेश्चन आता है, और ये आपने इन्वायरमेंट में डिटेल में पढ़ा होगा। कोरल ब्लीचिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, टेम्परेचर राइज करने की वजह से हो रहा है, इससे सी लेवल चेंज हो रहा है। लॉ ऑफ सी एंड मरीन पॉल्यूशन जो इनक्लॉज कहते हैं, उसमें मरीन बाउंड्री कितनी होती है, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, कंटेंजियस वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इन सब बातों के को हम पढ़ते हैं। अब देखो बायो ज्योग्राफी बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में इन्वायरमेंट बोलते हैं, उसी को हम यहां पर बायो ज्योग्राफी बोलते हैं। अब देखिए यहां पर हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, कंजर्वेशन पढ़ते हैं। अब देखो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसके बारे में हम अलग से पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में। प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन मेजर, इसी में मियावाकी टेक्निक भी आ जाएगी। सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ मेजर जीन पूल सेंटर, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम जीएस में अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट वाले पार्ट में पढ़ के आते हैं, लेकिन यहां पे आप ज्योग्राफी लोगे। तो मैं कहने का एसेंस ये क्या है कि ज्योग्राफी ऑप्शन लेने का फायदा ये मिलता है, जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन आपका यहीं पर कवर हो जाता है। अब देखो बायो ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी दे रखा है। अब देखिए को सर ये तो काफी आसान हो गया हमारे लिए, तो वही बोलना चाह रहा हूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके सिलेक्शन में लगभग 40 से 50% कंट्रीब्यूशन अकेले कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ा हेडरल क्या है इस समय, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना, और प्रीलिम्स में अच्छे खासे क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, जैसे हम ठंडियों में हाथ रगड़ते हैं, ठीक है, यूरीथर्मल, यूरीहेलाइन, ये सभी इकोलॉजी पे मेन का इंपैक्ट क्या पड़ता है, ग्लोबल एंड द रीजनल इकोलॉजिकल चेंज, जैसे हम देख रहे हैं कि अमेज़न के फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो इससे ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वही देखेंगे। इकोसिस्टम मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बायोडायवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट पॉलिसी। आपको देखकर नहीं लग रहा है कि सर ये तो आप इन्वायरमेंट के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रहा हूं, यहां पे हम जो डील कर रहे हैं वो एक्चुअल में ज्योग्राफी है। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर याद कीजिए, जब से यूपीएससी ने 2011 से सीसेट लेके आए थे, उसके पहले जीएस के 2 पेपर होते थे, एक जीएस 1 एक ऑप्शनल का, तो उससे पहले। लेकिन अब क्या हो गया, जब से जीएस में एक पेपर एक सीसेट होने लगा है, तब से क्या हो गया है, तब से आपने देखा होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 हो गए हैं, और जो ज्योग्राफी से अलग करके एक अलग पोर्शन बना दिया गया है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का। तो यहां पर आप जब ज्योग्राफी ऑप्शन लेंगे तो वो सारा इन्वायरमेंट आपका यहीं पर कवर होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब कोई भी स्टूडेंट अगर ज्योग्राफी ऑप्शन लेता है तो
तो उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि सर ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे। तो इसको लेकर एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं हम लोग को कि जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी देखते हैं तो इसके दो प्रोस्पेक्टिव हैं। क्या है? एक है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है ऑप्शनल के हिसाब से। कैसे? क्यों सर दोनों तो सेम होगा? मैं कहूंगा नहीं। अगर आप जीएस में ह्यूमन ज्योग्राफी देखेंगे तो इसमें केवल डेमोग्राफी है, इसमें माइग्रेशन है, इसमें पॉपुलेशन है, इसमें इंडस्ट्री है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये है जीएस में। इसमें एक सेटलमेंट आ जाएगा यानी बस्तियां आ जाएंगी। लेकिन जब हम ऑप्शनल के ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इसमें प्रोस्पेक्टिव आएगा, लाइक क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जिसे मात्रात्मक क्रांति बोलते हैं, ठीक है, रेडिकल क्रांतिकारी हो गया, ह्यूमन और वेलफेयर अप्रोच। क्योंकि ज्योग्राफी को शुरुआत के दिनों में 1950 के अराउंड हमने मॉडल्स और थ्योरी पे इतना फोकस कर दिया कि हमें यह लगने लगा कि ज्योग्राफी एज ए रोबोटिक्स वर्क कर रही है। और जबकि ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन एंड सोशल स्टडी का सब्जेक्ट है और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को टच किए बिना हम इसके रियल अप्रोच को टच नहीं कर सकते थे। इसलिए बाद में क्वांटिटिव और रेडिकलिज्म को डिनाई करते हुए एक वेलफेयर अप्रोच आया। और वेलफेयर अप्रोच में हमने देखा कि सोसाइटी को ज्योग्राफी क्या दे सकता है। अब देखोगे अर्बन प्लानिंग, स्लम, ये सब क्या है? ये वेलफेयर अप्रोच ही तो है कि इससे गरीबी मिटाएंगे, गंदी बस्तियां खत्म करेंगे तो इससे बेहतर समाज का निर्माण होगा। इसमें देखेंगे लैंग्वेज, ठीक है, रिलीजन हो गया, कल्चरल। तो वर्ल्ड में जो कल्चर डोमेन है जैसे अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब के कल्चर डोमेन देखेंगे। साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपने जीएस में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा और इस पर क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। इसको डेवलप किसने किया? हमारे अमर्त्य सेन, ठीक है, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स उन्होंने मिलकर किया था। अब आते हैं हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखिए ये सारे पार्ट देखो कहीं ना कहीं हम जीएस में पढ़ के आ रहे हो, बस ह्यूमन ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट आपके लिए अलग है। मैं देखता हूं जो स्टूडेंट होते हैं वो 80% सिलेबस ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, लेकिन 20% के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं। अब देखो अगर आपने ऑप्शनल के पेपर देखा होगा तो ऑप्शनल का दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 2 के केवल 4-5 क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से आते हैं, बाकी सब कॉमन है। तो हमें फोकस कहां करना है ये ध्यान देना है। अब आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसमें मेन जो पॉइंट आएगा रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखोगे जैसे इस समय रिन्यूएबल एनर्जी फोकस किया जा रहा है तो इसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी देखेंगे। फॉसिल फ्यूल को क्यों डिनाई किया जा रहा है? फॉसिल फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां है, इनके टाइप्स क्या क्या हैं, ये सारी बातों को हम लोग समझेंगे। इसके बाद एनर्जी क्राइसिस क्या होता है, लिमिट ऑफ ग्रोथ, आपने वेटलैंड रिपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर, इसमें देखो इनके टाइप हम देखेंगे। एग्रीकल्चर, फूड एंड द न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, फैमिन, ये सब क्या है? ये आपने अगर कुछ नहीं तो आपने 12th क्लास की एनसीईआरटी देखी होगी तो उसमें ये सभी टॉपिक बहुत डिटेल में दे रखे हैं। अब देखो ये ऑप्शनल में अलग है, इन वर्ल्ड इंडस्ट्री लोकेशन। इसमें देखोगे जो इंडस्ट्री है वो कुछ फिक्स पॉइंट पे ही पाई जाती है। कभी आपने नोटिस किया इंडिया में जितने भी स्टील प्लांट हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास ही डेवलप हुए हैं, लेकिन वहीं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कोस्टल सिटी के आसपास हुए हैं। यानी फेवरेबल जो कंडीशन है वो इंडस्ट्री के पैटर्न को डिफाइन करती हैं, ये हम देखेंगे। इसके बाद आएगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट। पॉपुलेशन में आप देखो मेनली होता है सेंसस और इसमें होता है थ्योरी, जैसे मालथीसियन थ्योरी,
ठीक है। और इसके अलावा जेलेंस्की की थ्योरी, कई सारी थ्योरियां इसमें आती हैं, तो वो हम देखेंगे इसमें। हालांकि इसमें एक टॉपिक आएगा मॉडल्स एंड थ्योरी, उसमें सारी थ्योरी एक साथ हम करेंगे, चाहे वो वॉन थुनेन की हो, चाहे आपकी मैकाइंडर की हो, चाहे आपकी क्रिस्टोलर की हो, जेफरसन की हो, सारी थ्योरियां हम एक साथ करेंगे इसमें। तो लिखा है पॉपुलेशन थ्योरी, वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी। इस पे हम ये बात भी करेंगे कि अक्सर डेवलपिंग कंट्रियों को डेवलप कंट्री द्वारा टारगेट किया जाता है कि पॉपुलेशन को रिड्यूस कीजिए, जबकि क्या पॉपुलेशन हमारे लिए प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पॉपुलेशन को क्या हम नंबर में काउंट करेंगे या डेंसिटी में, इसके बारे में देखेंगे। अगर हम नंबर में काउंट करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी में काउंट करेंगे तो जापान जैसा देश जहां पे 1 किलोमीटर के अंदर मोर देन 1000 पीपल रहते हैं और इंडिया में हार्डली 500, तो हमें अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करना है, ना कि हमारे लिए पॉपुलेशन कोई प्रॉब्लम है। तो इन सब बातों को हम समझेंगे, ये अप्रोच देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी कि चाइना को हमने रिप्लेस कर दिया पॉपुलेशन में, तो इस तरह की न्यूज को इस प्रोस्पेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टाइप्स एंड और रूरल सेटलमेंट, गांव की में जो बस्तियां होती हैं, स्टार शेप, सू शेप, रेक्टेंगुलर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी, प्राइमेट सिटी पर एक मिनट, प्राइमेट सिटी पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। रैंक साइज रूल, देखो ये आपके जीएस के ह्यूमन ज्योग्राफी में नहीं है, हमें पता ही नहीं था कि जीएस का ह्यूमन ज्योग्राफी अलग है और ऑप्शनल का अलग है, ठीक है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, टाउन की प्रॉब्लम, रूरल अर्बन फ्रिंज, सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट टाउन का बहुत अच्छा एग्जांपल है गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव। ये सभी क्या है? ये होते हैं सपोर्टिव टाउन के रूप में होते हैं, लेकिन आज इनका यूज दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छे से हो रहा है। अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटी। अब सिटी को ऐसे हम डेवलप करें कि रिसोर्स की प्रॉब्लम ना हो। अब दिल्ली की पॉपुलेशन देखा जाए तो आज की डेट में 2 से 2.5 करोड़ है, लेकिन जितनी पॉपुलेशन है, क्या यहाँ के रिसोर्स उतने लोग को एक्चुअल में फूड, वाटर, शेल्टर सप्लाई कर सकते हैं? नहीं। तो यही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे बात करेंगे। रीजनल प्लानिंग की हम बात करेंगे। रीजनल प्लानिंग में इसकी मैथोलॉजी देखेंगे। ग्रोथ सेंटर पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ग्रोथ पोल पर पूछा गया है, ये हम देखेंगे इसमें। अब देखो मॉडल्स एंड थ्योरी, मैंने कहा था ना इसमें अलग से दे रखा है। अब देखो माल्थीसियन पॉपुलेशन थ्योरी, ठीक है, मार्क्सिज्म तो हर जगह आ जाएगा, ध्यान रखेंगे इसमें। सेंट्रल प्लेस थ्योरी, क्रिस्टोलर की, लॉस की, दोनों कंपेयर करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स एंड द वॉन थुनेन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर, वेवर की इंडस्ट्रियल लोकेशन जो देखा था हमने भी, ऑस्टो का मॉडल ऑफ स्टेज ग्रोथ, हार्टलैंड रिवलैंड थ्योरी, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर होती है। अब देखो ये हमने बात की किसके? पेपर 1 की। चलते हैं आगे, अब देखते हैं पेपर 2। देखो पेपर 2 है पूरा इंडियन ज्योग्राफी को। सर ये तो हम पढ़ लेते हैं आराम से, हमें तो आता भी है। प्रॉब्लम क्या है, इंडियन ज्योग्राफी देखने में जितना आसान लगता है, लेकिन इस पर नंबर स्कोर करना ये काफी टफ होता है। तो ध्यान रखेंगे इसको हम किस तरह अप्रोच करेंगे, किस तरह आंसर राइटिंग करेंगे, ये सारी बातों को हम लोग धीरे धीरे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, हम डील करेंगे। देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में बाकी बातें वही हैं, सब कुछ वही है, क्योंकि अब मैंने क्या लाए, जीएस में आप ज्योग्राफी को इतना इन डेप्थ पढ़ते हो कि अब हम ये नहीं बोल सकते कि टॉपिक सेम है, लाइक अ साइक्लोन।
अब साइक्लोन चाहे वो जीएस वाला पढ़े चाहे ऑप्शनल वाला, वो उस लेवल पे ही टफ आएगा। इंटीरियर ऑफ द अर्थ दोनों के लिए सेम रहेगा, यानी अगर टॉपिक सेम है तो डेप्थ लेवल भी आज की डेट में सेम है, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न ने इसको टफ बना दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखेंगे इसमें, देखो यहां पर मैं ये कई बार देखता हूं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यूपीएससी ये मिस्टेक पिछले 10 सालों से करता चला रहा है। कौन सा यूपीएससी मिस्टेक करता है, क्यों नहीं? अब देखिए यहां देखा है स्पेस रिलेशनशिप, ठीक है, यहां देखिए क्या लिखा, स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विथ नेबरिंग। अब नेबरिंग से स्पेस रिलेशन मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो यहां पे हम ध्यान देंगे, यहां पे स्पेस मतलब है रिलेशनशिप जो आसपास के पड़ोसी राज्यों के देशों के साथ है। तो यहां पर हम लोग जैसे चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, नेपाल के साथ कैसे हैं, और बांग्लादेश के साथ कैसे हैं, तो ये एक तरह का आईआर का टॉपिक होता है। ठीक है, ये हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी में डील भी करते हैं। तो देखो अभी हम पहले सिलेबस को डील कर लें, फिर मैं बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, ताकि आप चीजें एक साथ ज्योग्राफी को इतना इंटरकनेक्ट करके पढ़ें कि आपको इंडियन ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी लगे, क्लाइमेटोलॉजी इंडिया का मॉनसून लगे। तो इस तरह आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। अब आएंगे ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, या सिस्टम, वाटर सेट। अब देखो यहां पे इंडियन मॉनसून का मैकेनिज्म, ये सब पढ़ते हो। इसमें देखेंगे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये आपने क्लाइमेटोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ रखा है। फ्लड एंड ड्रॉट, अब देखो ये टॉपिक जब कई बच्चे डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तब वो अलग से पढ़ते हैं। मैं कहता हूं जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसे ना तो इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहने का सेंस ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि हम यहीं पर इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि वहां पे शायद उसकी जरूरत भी बहुत कम पड़े आप लोग को। और जब ये डिजास्टर में नहीं पढ़ोगे तो वहां तो फ्लड पढ़ते हो ना, अर्थक्वेक, वोल्केनो, इन्हीं को तो मैनेज करना है। तो जब यहां से पढ़ के आप जाओगे तो आगे आपको पॉलिसी फ्रेमिंग में ही केवल काम करना होगा कि सेंट्रल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट पे हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सारी बातों को हमें डील करना है। ठीक है, एनडीआरएफ का रूल क्या होता है, इनके रूल 2005 क्या कहता है, इनके बटालियंस क्या होते हैं, ये सारी बातों को हम समझेंगे इसमें। इन पे कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए। अब देखो नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, सॉइल टाइप। अब देखो सॉइल आपने वहां पढ़ा, अब यहां पढ़ा, दोनों का बायो ज्योग्राफी में सॉइल है, यहां भी है। वहां पे वर्ल्ड टाइप के सॉइल के नाम, जैसे चैरनोजम हो गया, पोर्टजोल हो गया, तो उन्हीं सॉइल को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम लोग। अब आ गया रिसोर्स। अब बताओ जहां पे आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ा है, क्या वहां पे आपने एनर्जी नहीं पढ़ा है, वहां पे मिनरल नहीं पढ़ा है, वहां पे बायो ज्योग्राफी में या इन्वायरमेंट में हमने बायोटिक अबायोटिक नहीं पढ़ा है। जो भाई मिनरल होंगे वो अबायोटिक होंगे, जो कोल होंगे, पेट्रोलियम होंगे, वो बायोटिक हो जाएंगे। अब देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इनके बारे में एनर्जी क्राइसिस सेम हो गया। यानी ज्योग्राफी को जिसने भी डिजाइन किया बहुत अच्छे डिजाइन किया है। अगर हम सिस्टमेटिक होकर इसको पढ़ें तो बहुत एक साथ हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक साथ लेकर चल सकते हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जहां पढ़ा वहां पर भी पढ़ा आपने। अब देखो इरिगेशन, सीड, फर्टिलाइजर, पावर, ये सब, और ये आप इकोनॉमी में पढ़ के भी आते हो, सब्सिडीज के रूप में पढ़ते हो आप लोग। लैंड टेन्योर, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न, रबी, खरीफ, जायद। इसका देखेंगे एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, क्रॉप कॉम्बिनेशन, लैंड कैपेबिलिटी, एग्रो सोशल फॉरेस्ट्री। देखो फॉरेस्ट्री हमने वहां पढ़ा था। यही बोलने चाह रहा हूं आपसे कि अगर आपने स्टार्टिंग में अगर वर्ल्ड यानी फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से डील कर लिया तो इंडियन ज्योग्राफी तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो
हाईवे होगा वो स्मूथ वे के रूप में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट सभी चीजों का होगा। और बिलीव कीजिए, जब भी आपके ब्रेन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं तो उससे बिल्डिंग फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाता है। आगे चलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड द इकोलॉजिकल इंप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होती है हम देखेंगे उसमें। लाइव स्टॉक, एनिमल रिसोर्स, कहना व्हाइट रेवोल्यूशन, एक्वा, देखो एक्वा कल्चर पे इस समय फोकस ज्यादा किया जा रहा है, इस पे ध्यान देना है। सेरिकल्चर, एग्रो कल्चर, पोल्ट्री, ये सारे ये आपके करंट सिनेरियो के रूप में हम इसको देखेंगे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं इंडिया में, ठीक है 20, ठीक है, ये सारे रीजन देखेंगे हम लोग। अब देखो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में अब इसमें क्या है, लोकेशन है, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, आयरन। अब क्या ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ के नहीं आए हो? जैसे वर्ल्ड में पीट्सबर्ग हो गया, जापान का ओसाका हो गया, इंग्लैंड का मैनचेस्टर हो गया, सारे फर्टिलाइजर, पेपर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। आप देखो ये सारी बातें कहाँ है, ये सारी बातें आप जीएस में भी पढ़ के आते हो, ठीक है। अब देखो टूरिज्म भी एक सेक्टर रूप में डेवलप है, इको टूरिज्म, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब देखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट देखोगे, इस समय जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन सबके नंबर चेंज कर दिए गए हैं, यानी जो पहले नेशनल हाईवे 2 था आज 19 हो चुका है, जो पहले 4 और 8 था अब वो 48 हो चुका है। तो ये हाईवे के नाम, हाईवे की क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जिस हाईवे पे चल रहे हो, आपने बोर्ड के सिंबल देखे होंगे जो पत्थर के लगे होते हैं। अगर किसी पत्थर पे ब्लैक और व्हाइट है तो आप क्या बता सकते हो किस रोड पे चल रहे हो? ग्रीन और व्हाइट है तो किस रोड पे चल रहे हो? येलो और व्हाइट है तो किस रोड पे चल रहे हो? तो ये हो गया। आप सोचिए यूपीएससी कहां तक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पाइपलाइन प्रोजेक्ट हो गया। अब देखो नेशनल फॉरेन ट्रेड हो गया, ट्रेड बैलेंस हो गया, ये सारा आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, लेकिन यहां पे पढ़ लोगे, यानी वहां पे पढ़े रहोगे यहां, तो इसमें देख लो बहुत सारी बातें आपकी हेल्प करें। इकोनॉमिक के कुछ टॉपिक भी है इसमें, इन्वायरमेंट के भी है, ज्योग्राफी के भी है, तो कई सारे टॉपिक आपस में आपको पहले ही आप पढ़ के रहोगे तो डील करके आराम से आप समझ सकते हो। अब देखो कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चर दिखाया था मैंने कि वर्ल्ड में अफ्रीका, यूरोप, हम इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे इंडियन सोसाइटी, रेशियल, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक। अब देखो ट्राइबल कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन से होते हैं ये हम समझेंगे। मेजर ट्राइब कौन से हो गए, ट्राइब का कल्चर क्या हो गया, उनकी प्रॉब्लम क्या हो गया, उनके लिए गवर्नमेंट ने न्यू इनिशिएटिव क्या लिए हैं। कई सारी योजना चल रही है, एकलव्य प्लान चल रहा है, ठीक है। ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, देखो पॉपुलेशन आपने वहां पढ़ा, पॉपुलेशन यहां पढ़ रहे हो। डेमोग्राफी वहां पे पढ़ के आए हो, ह्यूमन में यहां पढ़ोगे। सेक्स रेशियो देखो, लिटरेसी रेट, तो आप देखो जो आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वो इंडियन पढ़ रहे हो। सेटलमेंट का अलग से आपने टॉपिक पढ़ा था, देखो यहां पे सेम है। रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटी, फंक्शन, ये क्या है, ये आपको सेम वही चीजें जो आप पढ़ के आए हो। ये तो बातें हो गई हमारे सिलेबस की, ठीक है। अच्छा अभी कुछ है, अब देखेंगे यहां पर, ठीक है। इसका स्लम हो गया, मैंने कहा था स्लम के बारे में हमें देखना पड़ेगा। देखो स्लम हो गया, टाउनशिप प्लानिंग हो गए, इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखेंगे यहां पे क्या होगा, इंडिया में जो 5 ईयर प्लान है, हालांकि अब 5 ईयर प्लान वर्क नहीं करते, अब नीति आयोग आ चुका है, ठीक है। तो हमें उस पर नहीं जाना है, हमारा जो सिलेबस उसे पढ़ना है। हो सकता है कभी रेज्यूम चेंज हो तो फिर से 5 ईयर प्लान आ जाए, तो ये बातें होती हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है कि जो आपके सिलेबस में, आप ये सोच के इसे नहीं पढ़ेंगे कि नहीं इस गवर्नमेंट में तो 5 ईयर प्लान चल ही रहे, कंटिन्यू नहीं है, हमें तो नीति आयोग पढ़ना चाहिए। नीति आयोग भी पढ़ोगे आप लोग, लेकिन 5 ईयर प्लान को सिलेबस के अकॉर्डिंग डील करना है। रिज्यूम से आपका मतलब नहीं चाहिए,
आप ब्यूरोक्रेट्स हो तो आपको जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज सिस्टम, देखो कहीं ना कहीं आप पॉलिटी में पढ़ के आए हो, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, कमांड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, बैकवर्ड एरिया, डेजर्ट एरिया, ये सारे प्लान हैं। अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम पढ़ी होगी तो इन सभी पे अलग अलग करके गवर्नमेंट प्लान है, प्रोग्राम है, जिसके बारे में पढ़ लो तो उनके प्रॉब्लम क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, ये सारी बातें आप देख सकते हो। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है। अब देखो फेडरलिज्म, ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन, न्यू स्टेट, रीजनल कॉन्सेसेस, इंटर स्टेट इश्यू। अब देखो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, लेकिन नहीं, हम ये सब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, ये सारे इंडिया रोल इन वर्ल्ड अफेयर, ये क्या लग नहीं रहा पॉलिटी पढ़ रहे हो। तो देखो पॉलिटी भी आप डील कर रहे हो, इकोनॉमी भी हल्का सा डील कर रहे हो, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी तो कर ही रहे हो आप लोग। देखो ये रहा कंटेम्पररी इश्यू। अब जो भी, अब देखो इस ध्यान देना, इकोलॉजिकल क्राइसिस में क्या हम लोग ग्रीन हाउस गैस से नहीं पढ़ेंगे, नेचुरल हैजार्ड में क्या पोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ये सब क्या है, सुनामी, फ्लड, ड्रॉट, एंडेमिक, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, देखो आ गया, ठीक है। यानी आप यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, ये सारे टॉपिक क्या, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, सोयल एरोजन, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ठीक है। देखो ये सारे क्या है, रीजनल डिस्प्यूट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये सारी क्या है, ये सारा आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट वाले पार्ट में आप लोग पढ़ते हैं। अब देखते हैं इनको हम डील कैसे करें। तो मैं आपको बोलूंगा हमेशा कि जब आप जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को अच्छे से डील कर लेंगे, तब तक आपके दिमाग में मिनरल, रिसोर्स, इन्वायरमेंट, बायोज्योग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इन सबके बेसिक कॉन्सेप्ट आ चुके होंगे। और जब इन्हीं टॉपिक को हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट में पढ़ेंगे, चाहे वो इंडिया के मिनरल हो, रिवर हो, क्लाइमेट हो, रिसोर्स हो, वेजिटेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, माइग्रेशन हो, सेटलमेंट हो, तो क्या वर्ल्ड का सेटलमेंट क्या इंडिया से कनेक्ट नहीं? क्या यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में नहीं फ्रेम कर सकता है कि वर्ल्ड सेटलमेंट को इंडिया वाले कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, तो या वर्ल्ड वाले इंडिया कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप एक टॉपिक पढ़िए जियोमॉर्फोलॉजी का या क्लाइमेटोलॉजी का, उसका सिमिलर पढ़ लीजिए इंडिया, इससे फिर मैशअप सा हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा, उस ऑर्डर में पढ़ के आने का फायदा ये मिलेगा कि आप जब इस टॉपिक को डील करोगे तो आपके दिमाग में बहुत इजी वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि आप इन सब टॉपिक के बेसिक्स पहले ही वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, मैं बेसिक बोल रहा हूं लेकिन वो इतना डेप्थ होगा कि आप बहुत आराम से इंडियन ज्योग्राफी को स्मूथली डील करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन एस्पिरेंट के दिमाग में सबसे पहले आता है, सर इतना सारा सिलेबस है, इनको हम कैसे बुक में डील करें? तो यहां पे देखिए, यहां पे जितनी बातें मैंने बोली हैं उसमें फर्स्ट पिलर जो आपके पढ़ाई करने का है वो है ज्योग्राफी। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल आप ले रहे हैं तो यहां तो मैंने सारी बुक को नहीं डाला है, लेकिन 6 से लेकर 12 तक की बुक को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से 6 से लेकर, ठीक है, 10 तक की बुक ये बहुत हैवी नहीं है, उनको बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन 11th और 12th की जो बुक है ये दो पार्ट में है, 11 का पार्ट 1 पार्ट 2, 12 का पार्ट 1 पार्ट 2। इनको आपको लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। बिलीव कीजिए, आपका यूपीएससी का ऑप्शनल का 50% सिलेबस यहीं से आ जाएगा। आप इसको बस देखना है ध्यान से। तो ये बुकें हैं, इनसे आप डील करेंगे। ये मैंने इमेज भी दे रखी है आप लोग को, जिससे आप आराम से इसको समझ पाएंगे। ये 11 का पार्ट 1 है, ठीक है, और ये पार्ट 2 है। ये 12th का पार्ट 2 है, इंडियन इकोनॉमी।
जो हमने भी रिसोर्स में सब देखे उसी में है। अब देखो, क्योंकि जनरली हम लोग बोलते हैं कि बुक आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतनी सारी बुक पढ़ोगे क्योंकि बुक की लैंग्वेज समझना टफ है, लेकिन फिर भी कई बच्चों की डिमांड होती है सर फिर भी तो बुक हमारे पास होनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा बुक तो नहीं बोलूँगा। जनरली हम क्या करते हैं, न्यू होते हैं, घर से पैसे भी ज़्यादा होते हैं, सोचते हैं बहुत सारी बुक खरीद लें सब पढ़ लेंगे, लेकिन बिलीव कीजिए ये 800, 700, 600 पेजेस की बुकें हैं। अगर बुक के चक्कर में फंस गए तो बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलूँगा आप एक एक बुक ले लीजिए, जैसे चाहे आपको अगर आपके पास पहले से हो, क्योंकि सविंदर सिंह एक ऐसी बुक है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट के पास होती है। इसमें देखो जियोमॉर्फो लिखा है, ये नहीं लेनी है। इसमें एक आता है फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें देखो जियोमॉर्फोलॉजी प्रिंसिपल दे रखे हैं, इसमें जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। विलियम डी थॉर्बे का है, क्लाइमेटोलॉजी का सविंदर सिंह। मैं कह रहा हूं इनको अलग अलग डील नहीं करना है, केवल फिजिकल ज्योग्राफी की कोई बुक ले सकते हैं, चाहे तो सविंदर सिंह की ले सकते हैं या तो DR खुल्लर की एक फिजिकल ज्योग्राफी आती है। बहुत से बच्चे बोलेंगे नहीं सर वो तो कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, मैं कहूँगा वो भी है, लेकिन एक नई बुक आई है 5-6 साल पहले, वो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। वो कंप्लीट पैकेज है, उसको पढ़ लीजिए, वो बुक बहुत अच्छी है। उसकी इमेज में नहीं लाया हूँ। आगे देखें, यहाँ देखो अब इन्वायरमेंट के लिए अगर आपने शंकर पढ़ रखी है तो मैं इस बुक को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। इसीलिए देखो मैंने इमेज दे दी है आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि कई बच्चों को हम लेंगे, तो आपको लेना है तो आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन बुकों को नहीं लेंगे क्योंकि आपने अगर इन्वायरमेंट की कोई बुक पढ़ रखी है तो फालतू का इस बुक को परचेस करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। बाकी हम देखेंगे, अब देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बड़ा इश्यू होता है बच्चों के पास, ठीक है। तो उसके लिए देखो, उसके लिए एक होती है माजिद हुसैन जो सबसे पॉपुलर बुक है मार्केट में। इसके बाद एक बुक आती है, देखो ये है, कहां गया, RD दीक्षित, ज्योग्राफिकल थॉट में ह्यूमन ज्योग्राफी जो पहला सेक्शन है, इस बुक से क्वेश्चन आज भी आते हैं। आप एक है सुदीप्ता अधिकारी की बुक, आप चाहे तो इसको फॉलो कर ले, चाहे एक ही फॉलो कीजिए जो भी आपको अच्छी लगती हो, चाहे आप RD दीक्षित ले सकते हैं, चाहे सुदीप्ता अधिकारी ले सकते हैं, ठीक है। एक बुक को फॉलो कीजिए करना है तो। मॉडल्स पे माजिद हुसैन की बुक है, उसको ले सकते हैं आप लोग। इंडियन ज्योग्राफी की एक बुक आती है, DR खुल्लर की आती है, बाकी आप और भी ले सकते हो। RC तिवारी की बुक भी काफी अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। रीजनल प्लानिंग में VK पुरी की बुक आती है। एक मिनट जो, हाँ ठीक है, एक मिनट, मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है क्या? हाँ ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे रीजनल प्लानिंग की बुक हो गई। इसके बाद एक मैगजीन आती है, ठीक है, ज्योग्राफी एंड यू, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। हालांकि मैं बोलूं आप ज्योग्राफी को इन मैगजीन पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, नहीं तो अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं या किसी भी चैनल पे पर डे का न्यूज एनालिसिस सुनते हैं तो उससे ये पार्ट ऑलरेडी कवर हो जाएगा। मैं आपके बेकार के चीज़ों पे रिसोर्स खर्च करने की एडवाइस नहीं दूंगा, इसलिए इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। बस मैं इसलिए ले आया हूं, कई बार बच्चे पूछते सर हम इसके अलावा क्या पढ़ें, तो इसलिए है, वरना इसको नहीं पढ़ें क्योंकि आप करंट अफेयर कवर कर ही रहे हैं। कोई भी नीचे भी कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर हो गया तो इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में पक्का पूछेगा। तो इन चीज़ों को लिंक करना है आपको। जैसे ला नीना का इम्पैक्ट क्या हो गया, इस साल ठंडी दिल्ली NCR में बहुत बढ़ गई है, तो इस पे पूछ सकता है। योजना कुरुक्षेत्र ऑप्शनल है, आपको पढ़ना, वैसे आप पढ़ते हैं तो इसमें कई सारी बातें आपकी कवर हो जाएंगी। देखिए हमने अलग से बुक की एक लिस्ट रखी है,
कैसे आप कवर करें? पहले तो एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है 6 to 12, और 11 12 को बिल्कुल लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, क्योंकि 11 12 की एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन बातें पूछ ली जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो जीसी लियोंग की बुक काफी अच्छी है, लेकिन अब सकता हूं अब इनसे क्वेश्चन नहीं आते, कभी इधर पूछ लेते हैं। लोग एडवाइस करते हैं ऑप्शनल पे जब आप पढ़ रहे हो तो इतनी लाइट, ये जीएस के पॉइंट ऑफ से अच्छी है, लेकिन ऑप्शनल के लिए नहीं, ऑप्शनल मत पढ़िए। ठीक है, सविंदर सिंह की देखो यहाँ पे लिखा है फिजिकल ज्योग्राफी, यही बोला जाता। सविंदर सिंह की अलग से बुक नहीं लेनी है, केवल एक बुक लेनी है फिजिकल ज्योग्राफी जो तीनों कवर करेगी, जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो, ओशनो। इंडियन ज्योग्राफी डीआर खुल्लर या माजिद हुसैन ले सकते हो, ह्यूमन ज्योग्राफी। मॉडल्स की माजिद हुसैन, थॉट की आरडी दीक्षित, इंडिया ज्योग्राफी की कोई एक ले सकते हैं, सेटलमेंट की के सिद्धार्था। ठीक है, तो ये बुकों के नाम दे रखे हैं। बाकी हम यहाँ पे जो सिलेबस करेंगे वो इतने डिटेल में करेंगे कि, और यहाँ पे नोट डाउन भी कराया जाएगा मेन पॉइंट को, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज छूटे नहीं। और ध्यान रखिए ये आपका जो सिलेबस होगा ये लगभग 4.5 महीने का होगा। ठीक है, 4.5 महीने के आसपास चलेगा ये, क्योंकि जनरली लोग 6 से 7 महीने लेते हैं, लेकिन इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल फोकस होके पढ़ोगे टू द पॉइंट, क्योंकि हमें देखना है एग्जामिनर की नीड क्या है, हमें कहानियां नहीं कहनी है। अगर आराम से पढ़ेंगे तब भी 4.5-5 महीने में आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पर डे जो आपके लेक्चर होंगे वो 2 से 2.5 घंटे के होंगे, ध्यान रखेंगे। और इसमें सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। इसमें जो लोग करेंगे, इसमें हम आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी कंप्लीट करवा देंगे, इन्वायरमेंट भी। यानी कई बार क्या करते हैं बच्चे कि मॉड्यूल में क्लासेस लेते हैं, किसी की इन्वायरमेंट अच्छी तो वहां से ले लिया, किसी की जीएस में ज्योग्राफी है, तो बिलीव कीजिए अगर आपने इस ऑप्शनल कोर्स को लिया तो आपको बाहर से ना तो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, वो मैं यहीं पे डील करा दूंगा इसको डिटेल में, उसकी क्लास लेनी पड़ेगी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की आपको क्लास लेनी नहीं पड़ेगी। ज्योग्राफी जीएस तो ऑलरेडी ही यहाँ पे डील हो रहा है, तो कई सारी बातें आपकी यहाँ पे एक साथ हो जाएंगी। और इस बैच को लेने का एक फायदा मिलेगा कि मैंने उस दिन भी बताया था आप लोग को, आज फिर बता दे रहा हूं कि प्रीलिम्स में आपके ज्योग्राफी में इस साल 18 to 20 के अराउंड क्वेश्चन आए हैं, और इन्वायरमेंट में 12 to 13 क्वेश्चन, जबकि आप देखते हो इन्वायरमेंट में कई बार ये जंप करके 18 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। तो अगर दोनों का एक एवरेज निकाल लें तो 35 क्वेश्चन। और आप जानते हो यूपीएससी का लास्ट 5 ईयर का जो ट्रेंड रहा है वो अगर आपके 55 प्लस के अराउंड है तो आपका सिलेक्शन 100% है। सोचो यहाँ पे, अब मैं नहीं कहूंगा 35 में आप 35 कर लो, ये ऑब्वियस नहीं कर पाओगे, लेकिन ये मेजर चंक यानी 100 क्वेश्चन में अगर 35 दे रहा है यानी 1/3 आपका एक मेजर सेक्शन कवर कर रहा है। अगर अभी से आप ज्योग्राफी पे फोकस करते हैं ऑप्शनल को लेकर, और डेफिनेटली जब आप दिल्ली आएंगे तो आपके दिमाग में अपने शहर में होंगे तो ऑप्शनल को लेकर एक व्यू तो चल ही रहा होगा कि क्या ऑप्शन रखें। तो अगर अभी से रखेंगे तो आपका मेजर चंक कवर होने वाला है। तो ये था सिलेबस, और मैं आप लोग के लिए कुछ वीडियोस लेके आऊंगा जो ह्यूमन ज्योग्राफी पे होंगे, मॉडल्स पे होंगे, ताकि आपको लगना चाहिए कि यार ये सब्जेक्ट तो आसान था, इस पे इतना हुआ क्यों चाह। और इस सब्जेक्ट को लेने का फायदा क्या होगा, आपका जीएस भी कवर हो जाएगा, इन्वायरमेंट भी कवर हो जाएगा, बहुत सारा डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इसलिए इस ऑप्शनल को लेने के लिए बहुत सीरियसली आप सोचिए, और जिनको ज्वाइन करना हो वो हमारे डिटेल कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।